फिलीपींस के प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते ने रविवार को कहा, मैं मुस्लिम आतंकवादियों से 50 गुना ज्यादा क्रूर हूँ। वो जो लोगों के सिर कलम करते हैं उनसे भी ज्यादा। अगर मेरे सैनिकों ने आतंकवादियों को पकड़ लिया तो मैं उनको खा भी सकता हूँ। तो क्या अभी ऐसा हुआ है कि किसी देश के प्रमुख ने पहले ऐसा काम किया हो? जवाब है हाँ, कि एक तानाशाह के बारे में कम से कम ऐसी अफवाह तो थी ही। नाम था ईदी अमीन दादा, युगांडा का वो तानाशाह जो खुद को स्कॉटलैंड का आखिरी राजा कहता था, जो महारानी एलिजाबेथ को आदेश देता था कि उसके लिए स्कॉट गार्ड भेजे जाएं और स्कॉटलैंड के उसके दौरे का बंदोबस्त किया जाए। ऐसी किदवंती है कि उसने रानी एलिजाबेथ को लिखा, प्यारी लिज, यदि तुम असली मर्द के बारे में जानना चाहती हो तो कंपालाओ, जिसने अपने लिए कई किस्म की नाटकीय उपाधियां गढ़ रखी थी, मसलन महामहिम, आजीवन राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, अल-हज्जी डॉक्टर ईदी अमीन दादा वीसी, डीएसओ, एमसी, धरती के प्राणियों और समुद्र की मछलियों का मालिक तथा अफ्रीका व विशेष रूप से युगांडा में ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता। युगांडा के गरीब परिवार में पैदा हुआ अमीन किस तरह से अफ्रीका का सबसे खौफनाक तानाशाह बन गया, यह कहानी फिर कभी। आज उसके बारे में यह जान लो कि क्या वो सच में नरभक्षी था। सन 1981 की बात है, एक फिल्म आई थी ईदी अमीन राइज एंड फॉल। यह वो दौर था जब ईदी अमीन सऊदी अरब के जेद्दा में निर्वासन भोग रहा था। इस फिल्म का एक दृश्य आज भी विवादित है। इस दृश्य में अमीन को युगांडा के चीफ जस्टिस बेनेडिक्टो किवानुका का कलेजा निकालकर खाते दिखाया गया है। यह अफवाह लंबे समय तक पश्चिमी मीडिया का हिस्सा रही। 1997 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उससे इस बाबत सवाल किया गया तो उसने इसे सीधे तौर पर खारिज नहीं किया, जैसा कि अक्सर राजनेता करते हैं। मजाकिया अंदाज में उसका जवाब था, मुझे इंसानी मांस बहुत पसंद नहीं है, वो मेरे लिए थोड़ा नमकीन है। अफ्रीकी मामलों के जानकार कहते हैं, फिलिस्तीन के मामले पर अपने कड़े रुख और इजराइल विरोधी नीतियों के कारण ईदी अमीन को पश्चिमी मीडिया ने निशाने पर ले लिया था। उनके बारे में उस दौर में भरपूर दुष्प्रचार हुआ, जैसे कि वो खुद 8वें दर्जे तक पढ़ा हुआ था, इसलिए वो इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मरवा देता था। ये अमीन के खिलाफ प्रोपोगंडा ही था जिसने उसे नरभक्षी और उज्जवल किस्म की इमेज दी। लेकिन अफ्रीका के सबसे क्रूरतम तानाशाह का तमगा उसने खुद कमाया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अनुमान है कि उसके 1971 से 1979 के बीच उसके 9 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 लाख लोग या तो मौत के घाट उतार दिए गए या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 4 अगस्त 1972 में उसने अपने देश में आर्थिक युद्ध की घोषणा की। उसने युगांडा में बसे हुए 80,000 से ज्यादा एशियाई लोगों को 90 दिन के भीतर देश छोड़ देने का आदेश दे दिया। इसमें से सबसे ज्यादा लोग भारतीय मूल के थे। इन लोगों की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। उन्हें कम से कम मालो असबाब के साथ देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। भारतीय सरकार ने उस समय युगांडा के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए थे। यह एक वजह है कि आप इस तानाशाह से खुन्नस पाल सकते हैं। 1978 में उसने तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और तंजानिया के कगेरा पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह दांव उसके लिए उल्टा पड़ गया। 1979 में तंजानिया की सेना और उसके देश के निर्वासित नागरिकों की फौज युगांडा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की सैन्य मदद से भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजधानी कंपाला पर कब्जा होने के बाद वो जान बचाकर लीबिया भाग गया। इसके बाद सऊदी अरब के शाह ने उसे राजकीय अतिथि का दर्जा देकर अपने देश में शरण दी। 1980 से लेकर अपनी मौत तक वो सऊदी अरब के जेद्दा में निर्वासित के तौर पर 24 साल वो यहीं रहा। 4 अगस्त 2003 को किडनी की बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने किए पर कोई अफसोस होता है, तो उसका जवाब था नहीं, केवल नॉस्टैल्जिया। जब उससे पूछा गया कि उसकी क्या इच्छा है कि लोग उसे किस तरह याद रखें, उसका जवाब था सिर्फ एक महान एथलीट।